बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT JEE एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। वेलकम बच्चों। तो आज की लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लिखा EN से डिनोट करेंगे, शॉर्ट में EN लिख देंगे। ओके, अब आइए डेफिनेशन को देखिए। लिखा द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इन ए कोवैलेंट बॉन्ड। शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की बात आई, तो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन मिलेगा किसमें? कोवैलेंट बॉन्ड में। आप अपनी स्कूल केमिस्ट्री में कोवैलेंट बॉन्ड को पढ़े होंगे कि बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। तो जो दो एटम्स के बीच इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से, साझेदारी से बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। तो फिर से एक बार पढ़ देते। टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ए कोवैलेंट बॉन्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो अपनी तरफ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को कोवैलेंट बॉन्ड में, क्योंकि शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जैसे ही आप बोल रहे हैं वो आपको कोवैलेंट बॉन्ड में ही मिलेगा। तो कोवैलेंट बॉन्ड में शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो टेंडेंसी होती है, इसी टेंडेंसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो डेफिनेशन पहले आपको बिल्कुल सेट हो जाना चाहिए। याद हुआ आपको? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट shared pair of electrons in a covalent bond towards itself is called electronegativity. ओके, अब जैसे देखो, ये ए बी, दो एटम्स है ए और बी, एक लाइन से जोड़ दिया, मतलब ये कनेक्टेड हैं। ए बी के बीच सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ए और बी के बीच कैसा बॉन्ड? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अब अगर हम कहें कि हेयर EN B ग्रेटर देन EN A, अगर हमने यहां पे मान लिया है कि लेट EN B ग्रेटर देन EN A, अगर ऐसा है, इसको लेट लिख देते हैं कि लेट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ B इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ A। तो ये जो शेयर्ड पेयर था, ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड ए और बी के बीच, दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बना, एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बना। तो अब शेयर्ड पेयर मतलब एक एक मिलके कितने हो गए? दो। तो जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है उसको बी, चूंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ए बी बॉन्ड के शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को बी अपनी ओर ज्यादा खींचेगा। मतलब ये जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड का दिखाया, दिस इज मोर पुल्ड टुवर्ड्स बी बिकॉज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ए। ओके, अब जब बी के तरफ ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचा हुआ है, तो बी पे स्लाइटली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और बी पे जितना बढ़ेगी उतना ही ए पे क्या होगा? घटेगा। तो यहां से हम लोग ने कह दिया कि बी पे ये डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इसको बोलते हैं पार्शियल नेगेटिव। ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बी के तरफ ज्यादा पुल हुआ है, बी इसको अपनी ओर खींचा है, और ऐसा करने के वजह से बी के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी जबकि ए के पास घटेगी। अब बी पे जितना बढ़ेगा ए पे उतना ही क्या होगा बच्चों? घटेगा। तो यहां जितना ये पार्शियल चार्ज है, दिस इज पार्शियल चार्ज। अब पार्शियल चार्ज का मतलब समझ लो,
जिसकी मैग्नीट्यूड 1 से कम हो, ऐसे चार्ज को क्या बोलोगे? पार्शियल चार्ज, जिसकी मैग्नीट्यूड 1 से कम हो। तो जितना इस पे पार्शियल नेगेटिव आया, उतना ही इस पे क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। ओके, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफिनेशन को बिल्कुल सेट कर लेना है। द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट shared pair of electrons in a covalent bond towards itself is known as electronegativity। अब आपको याद हो गया होगा। अब आइए, यहां लिखा डिफरेंस बिटवीन EA एंड EN। EA फॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, EN फॉर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो EA और EN में डिफरेंस, तो फर्स्ट डिफरेंस लिखा कि EA इज डिफाइंड इन आइसोलेटेड गैसियस स्टेट। अभी अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में EA के बारे में जाना था कि गैसियस आइसोलेटेड एटम में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे जो एनर्जी रिलीज होती है, उसी रिलीज्ड एनर्जी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, तो EA किसके लिए डिफाइन होता था? आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए, while EN इज डिफाइंड इन, क्या लिखा गया? बॉन्डेड स्टेट। ये इंडिविजुअल एटम की प्रॉपर्टी नहीं, आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी नहीं, ये कैसे एटम की प्रॉपर्टी है? बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी है कि जब दो एटम्स कोवैलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होंगे, तो जिस एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी, वो सेट पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा खींचेगा। तो पहला डिफरेंस यही हुआ कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए डिफाइन होता है, जबकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बॉन्डेड स्टेट में या कंबाइंड एटम के केस में डिफाइन हुआ। दूसरा डिफरेंस लिखा EA इज एन एब्सोल्यूट टर्म, ये एब्सोल्यूट टर्म हुआ, एंड हैव प्रॉपर यूनिट ऑफ एनर्जी। ये की जो यूनिट हुई वो वही होगी जो एनर्जी की यूनिट होती है, while EN हैज नो यूनिट, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती। तो ये दोनों डिफरेंस रहा बिटवीन EA एंड EN। ओके, तो अब बात करेंगे वेरियस स्केल्स फॉर EN मेजरमेंट। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के मेजरमेंट के लिए जो अलग अलग स्केल्स यूज हुए, उसके बारे में थोड़ी बात करें। तो यही स्केल हम लोग पढ़ते हैं मोस्टली, तो इसी को पहले लिखा है पाउलिंग स्केल। पाउलिंग एक साइंटिस्ट का नाम था, इन्होंने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मेजर करने का एक स्केल दिया, उस स्केल को कहेंगे पाउलिंग स्केल। तो देखो यहां लिखा गया कि ऑन दिस स्केल फ्लोरीन, F लिखा है फ्लोरीन के लिए, हैज बीन असाइंड एज मैक्सिमम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। और फ्लोरीन के लिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू पाउलिंग साहब ने दिया 4, तो EN इक्वल टू लिखा गया है 4। एंड सीजियम हैज बीन असाइंड मिनिमम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, यहां EN इक्वल टू लिखा गया 0.7। अब पाउलिंग स्केल पे कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के EN को मैं लिखूंगा, और ये अब के बाद आपको हमेशा के लिए याद कर लेना है, बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेना है। तो आइए लिखते हैं। यहां लिख दिया हाइड्रोजन, नीचे में इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लिखते जा रहे हैं 2.1। यहां लिखा लिथियम, लिथियम का लिख दिया 1। बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यहां 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4। ओके, अब आइए सोडियम,
मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। सोडियम का लिखिए 0.9, मैग्नीशियम 1.2, एल्युमिनियम 1.5, सिलिकॉन 1.8, फॉस्फोरस 2.1, सल्फर 2.5, क्लोरीन 3। इसके नीचे आ जाओ ब्रोमीन Br 2.8, इसके नीचे आयोडीन अप्रोक्सीमेटली 2.5। अब यहां से बस नीचे चले आओ, सीजियम यहां कर लो, सीजियम अभी लिखा था सीजियम का बच्चों 0.7, 0.7। तो ये मैंने कुछ एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लिखा, और इन एलिमेंट्स का अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपको याद कर लेना है। मैं कुछ तरीका भी समझा देता हूं जिससे आपको ये लंबे समय तक या हमेशा के लिए याद हो जाए। आओ देखो, हाइड्रोजन का तो याद कर लेना होगा 2.1। अब अल्कली मेटल में आ जाओ, लिथियम। ये सेकेंड पीरियड की शुरुआत है बच्चों, सेकेंड पीरियड के सारे एलिमेंट्स को लिखा है, बस नियॉन नहीं लिखा है। नियॉन आपका इनर्ट और नोबल गैस हुआ, और अभी अभी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को डिफाइन किया था कि शेयर्ड पेयर को कोवैलेंट बॉन्ड में शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी। तो चूंकि नियॉन नोबल और इनर्ट गैस है, तो वो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेता है, इसीलिए नियॉन के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को नहीं लिखा गया। उसके लिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मीनिंगफुल नहीं हुआ नोबल गैसेज के लिए। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज those elements generally do not participate in bond formation। तो अब सेकेंड पीरियड एलिमेंट का देखो, लिथियम से शुरू हुआ आपका 1, याद रखना है। और जैसे जैसे सेकेंड पीरियड में राइट होते जा रहे हो तो कितना बढ़ गया, 1 से क्या हुआ 1.5, तो 0.5 से बढ़ा। फिर यहां से आओ, बेरिलियम से बोरॉन में आए, 2 हो गया। यहां भी कितना से बढ़ा 0.5, बोरॉन से कार्बन में गए 2.5 हो गया, फिर 0.5, नाइट्रोजन का 3 हुआ, फिर 0.5 से बढ़ा, ऑक्सीजन 3.5 हुआ, फिर 0.5 से बढ़ा, फ्लोरीन 4 हुआ, फिर 0.5 से बढ़ा। तो अब आप सेकेंड पीरियड के लिए हमेशा के लिए समझ लो, और इसको बिल्कुल अभी का अभी याद कर लो कि लिथियम 1, और सेकेंड पीरियड में जैसे जैसे राइट चलते जाओगे कितने से बढ़ते जाएगी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, 0.5 से। ओके, तो बेरिलियम 1.5, बोरॉन 2, कार्बन 2.5, नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 3.5, फ्लोरीन 4। या रिवर्स करोगे कि राइट टू लेफ्ट आएंगे तो 0.5 से घटाते जाओ, और 2-3 बार लिख लो, 2-3 बार बोल लो, तो ये बातें बिल्कुल सेट हो जाए। इसको आपको बिल्कुल याद रखना है। अब आओ, लिथियम वाले ग्रुप में ही ऊपर से नीचे आ रहे हो, तो लिथियम का 1 था, सोडियम कितना हो गया बच्चों 0.9, ठीक है, घटा। लिथियम से सोडियम में आए तो घटा है, ऊपर से नीचे ग्रुप में जा रहे हो घटा। इसी ग्रुप में और नीचे चलते जा रहे हो तो सीजियम में आए, 0.7 लिखा गया, इसी की सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी थी। अब और थर्ड पीरियड का सोडियम हुआ, तो थर्ड पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, सोडियम से मैग्नीशियम में आए, 0.3 बढ़ा, यहाँ 0.9 है, यहाँ क्या है 1.2, तो कितने से इंक्रीज हुआ 0.3 से। यहाँ देखो फिर कितने से इंक्रीज हुआ, मैग्नीशियम से अल्युमिनियम में आने पे 0.3 से। अल्युमिनियम से सिलिकॉन में आए, फिर कितने से इंक्रीज हुआ 0.3 से, यहाँ भी 0.3 से। तो आप सोडियम से फास्फोरस तक कंटिन्यूअसली 0.3 ऐड करते जाओ, फास्फोरस तक चले आए। हाँ, फास्फोरस से जब सल्फर में आए हो तो यहाँ पे जो इंक्रीज है 0.4 का इंक्रीज है। ओके, और सल्फर से क्लोरीन में आए हो तो यहाँ जो इंक्रीज है 0.5 का इंक्रीज है।
तो फॉस्फोरस टू सल्फर 0.4 से इंक्रीज हुआ, सल्फर टू क्लोरीन 0.5 से इंक्रीज हुआ। तो ऐसे करके आपको थर्ड पीरियड की याद हो गई। सोडियम से लेके फॉस्फोरस तक हर अगले एलिमेंट में जैसे जैसे लेफ्ट से राइट जाओगे 0.3 ऐड करते जाओ। फॉस्फोरस से सल्फर वाले में 0.4 और सल्फर से क्लोरीन वाले में 0.5। तो ये एक तरीका हुआ जिससे आप याद रख सकते हो, या आपके पास कोई और अच्छा तरीका समझ में आता है तो याद कर लो, लेकिन याद रखना है। अब ब्रोमीन आओ, इस ग्रुप में ऊपर से नीचे आए थे तो फ्लोरीन से क्लोरीन में आए थे तो घटा था, फिर क्लोरीन से ब्रोमीन में गए फिर घटा, ब्रोमीन से फिर आयोडीन में आए फिर घटा। तो ये भी देख रहे हो कि पीरियड में लेफ्ट से राइट आने पे ईएन वैल्यू बढ़ रही है। नोबल गैस के लिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात नहीं करेंगे, उसको अभी अभी एक्सप्लेन किया था। और ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हो तो जनरली इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। तो आपको एक रिलेशन भी मिला कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे ये क्या होगा, ईएन वैल्यू जनरली बढ़ेगी, और ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे ईएन वैल्यू जनरली घटेगी। ओके, हाँ तो बच्चों जो दूसरा स्केल हुआ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मेजर करने का, दैट स्केल इज मुलिकन स्केल। तो मुलिकन साहब ने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को ऐसे मेजर किया, ईएन मुलिकन इक्वल टू IE आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और यहां लिखा है बच्चों EV फॉर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों को मेजर किसमें किया गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो IE प्लस EA डिवाइडेड बाई 2। तो मुलिकन के मेजरमेंट में, मुलिकन साहब के मेजरमेंट में जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी था, तो जिस एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी निकालना है उसका IE प्लस उसका EA डिवाइडेड बाई 2। लेकिन हम लोग थ्रू आउट द कोर्स जिस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को यूज करेंगे वो पाउलिंग की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू होगी। जानने के लिए ये दोनों स्केल जान गए, पाउलिंग भी मुलिकन भी। और भी कुछ स्केल्स होते हैं लेकिन वो हमारे लिए काम के नहीं। हम जो काम करेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू का वो किस पे बेस्ड होगा, पाउलिंग स्केल पे। ओके, अब आइए फैक्टर्स जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो लिखा फैक्टर्स अफेक्टिंग EN। उसमें फर्स्ट फैक्टर लिया साइज, और बहुत बार अब आपने देख लिया इस साइज की जब चर्चा करेंगे तो कब करेंगे, ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। तो यहां लिख भी दिया, ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। तो अभी दिखाया था कि ऊपर से नीचे ग्रुप में आओगे तो ऊपर से नीचे ग्रुप में आने पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जनरली क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। पाउलिंग स्केल पे तो दिखाया था। अगर मुलिकन स्केल की बात करेंगे आप लोग तो मुलिकन स्केल में कैसे डिफाइन किया गया इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को, IE प्लस EA डिवाइडेड बाई 2। तो अब आओ, ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आते थे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती थी, घटती थी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे क्या होती थी, घटती थी। तो सेम ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे IE वैल्यू भी घट रही है, EA वैल्यू भी घट रही है। तो IE प्लस EA डिवाइडेड बाई 2 भी क्या होगा, घटेगा। तो चाहे मुलिकन स्केल की बात करो या पाउलिंग स्केल की बात करो, टॉप टू बॉटम ग्रुप में आओगे तो EN क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो साइज वाले फैक्टर्स को देखा कि EN डिक्रीजेज, टॉप टू बॉटम ग्रुप में EN क्या होगा बच्चों, डिक्रीज करेगा। जैसे एक एग्जांपल ले लिया, फ्लोरीन, क्लोरीन,
ब्रोमीन, आयोडीन। तो ऑर्डर ऑफ En, ऑर्डर ऑफ En, दीज आर एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप। ऊपर से नीचे आ रहे हो तो En क्या होता जाएगा, घटते जाएगा। मतलब सबसे ज्यादा फ्लोरीन, तब क्लोरीन, तब ब्रोमीन, तब आयोडीन। सिमिलरली अगर आप लेते हो लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, these are also the elements of same group and these are the elements of group 1 of periodic table। तो फिर ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हो तो ऑर्डर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऊपर से नीचे जाओगे तो घटेगा, ग्रेटर देन का साइन लगा दिया। तो यही हो गया आपका ऑर्डर ऑफ En। अब चले आइए दूसरा फैक्टर, जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव के बारे में भी बार बार देख रहे हैं कि इसकी चर्चा तब करेंगे जब हम पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हो। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। तो जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तब किसकी चर्चा होगी, जेड इफेक्टिव की। तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी क्या होगा, इंक्रीज कर रहा था। इसको पाउलिंग स्केल पे तो देखें ही, अगर मुलिकन पे देखना चाहते हो तो जैसे पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते थे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही थी, इंक्रीज कर रही थी। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या हो रही थी, इंक्रीज कर रही थी। तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज कर रहा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज कर रहा। तो IE प्लस EA डिवाइडेड बाई 2, यही तो मुलिकन स्केल पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी था, तो वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो फिर लिख दिया En जनरली क्या होगा बच्चों, इंक्रीज करेगा। एक एग्जांपल दे दिया, जैसे हमने लिख दिया लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो यहाँ सेम सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, ये लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। En इंक्रीजेस, तो लिथियम का सबसे कम हुआ, देन बेरिलियम, देन बोरॉन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन। तो पीरियड और ग्रुप में जान गए। अब इस बात को IEEA के टर्म्स में भी समझ लो। जैसे ये हॉरिजेंटल लाइन हो गया तेरा पीरियड और ये वर्टिकल लाइन हो गया ग्रुप। वर्टिकल लाइन ग्रुप के लिए, हॉरिजेंटल लाइन ये लाइन पीरियड के लिए। तो इधर पीरियड में जाते थे लेफ्ट टू राइट तो IE क्या होता था बच्चों, इंक्रीज करता था। ये भी क्या होता था, जनरली इंक्रीज करता था। और दिस इंप्लाइज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। कब, पीरियड में। L2R इन ए पीरियड, PD लिख दिया पीरियड के लिए। अब यहां लिख दिया टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। IE क्या होता था बच्चों, डिक्रीज करता था। ये भी क्या होता था, जनरली डिक्रीज करता था। तो दिस इंप्लाइज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। ओके थर्ड, ऑक्सीडेशन नंबर। ON मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम, ऑफ एन एटम। और लिख लीजिए पहले, ग्रेटर द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम, comma, more will be
its En, and greater the negative oxidation number of an atom, comma, less will be its En। तो लिखा गया यहां पे कि किसी एटम का पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर का मीनिंग होता है अपैरेंट चार्ज, ठीक है। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा सेम एटम पे, जैसे जैसे सेम एटम पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी बच्चों, बढ़ते जाएगी। पॉजिटिव चार्ज सेम एटम पे बढ़ते चला जाएगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ते चली जाएगी। और अगर नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ते चला जाएगा, मींस नेगेटिव चार्ज उस एटम पे बढ़ते चला जाएगा, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होते जाएगी, घटते जाएगी। जैसे एक एग्जांपल से देखिए, A+, A2+, A3+, कोई एटम है जिसका सिंबल मैंने A लिखा है। अब A पे यहां +1 चार्ज है, सिर्फ प्लस लिखा हुआ है मतलब +1 चार्ज हुआ। +1 चार्ज का मतलब यह हुआ कि यहां ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, जो चार्ज है उसी को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहां पे A की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुई, +1, यहां क्या हुई, +2, और यहां क्या हुई, +3। तो ऑक्सीडेशन नंबर A+1 से A3+ में आने पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। तो यहां से यहां आया तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज एंड दिस इंप्लाइज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीजेज। ओके, इसको आप अब कॉमन सेंस से भी आंसर कर सकते हो कि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने से आखिर क्यों इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ रही है। आओ इस पे चर्चा करते हैं। जैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डेफिनेशन सोचो, तो कोवैलेंट बॉन्ड में शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी, यही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी था। तो अब ए पे जब +1 चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन ए से निकाला हुआ है, तो ये अगर शेयर करके बॉन्ड बनाया है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा। यहां 2+ है मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहां 3+ है तो 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो अब सोचो कि जब एक इलेक्ट्रॉन की कमी ए पे थी तब ज्यादा शेयर्ड पेयर को अपनी ओर खींचना चाहेगा, या जब 3 इलेक्ट्रॉन की कमी थी तब ज्यादा शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना ज्यादा चाहेगा। तो सर्टेनली जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। इसीलिए सीखा कि अगर किसी एटम का, सेम एटम हो और उसका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी क्या होगी बच्चों, इंक्रीज करेगी। अब आओ एक एग्जांपल ऐसा लिया, X-, X2-, X3-, मतलब अपना एटम X है, तीनों जगह सेम एटम है। अब यहां ऑलरेडी एक माइनस है मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, ठीक है। यहां 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, यहां 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है। तो जब यहां 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी बहुत हाई है, और जब यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी बहुत हाई है तो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को इसकी खींचने की टेंडेंसी, ये अगर अपनी ओर शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यहां तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई थी, और जब ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई थी तो यहां इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ऑलरेडी बहुत ज्यादा था। तो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या ये अपनी तरफ ज्यादा खींचना चाहेगा या कम खींचना चाहेगा, तो सर्टेनली कम खींचना चाहेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी है, हाई। ओके,
तो यहां से यहां आए, यहां ऑक्सीडेशन नंबर आपका -1 था, यहां -2 था, यहां क्या था बच्चों, -3। तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर यहां से यहां आने पे बढ़ रहा है, और नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर increases. This implies electronegativity decreases. Okay. फोर्थ फैक्टर, तो फोर्थ फैक्टर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एन एटम। तो अब यहां भी एक नया टर्म आया, हाइब्रिडाइजेशन। इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में कि ये क्या होता है। थोड़ी सी चर्चा मैं यहाँ पे कर देता हूं, जिससे आप फिलहाल के लिए समझ लो थोड़ा सा। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? सेम एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करने का प्रोसेस। तो क्या बोला, उसको फिर रिपीट कर रहे हैं। सेम एटम के बॉन्ड बनाने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स को, या यूं कह लो कि जनरली वैलेंस सेल एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करने का, मिलाने का जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एटम, generally of valence shell atomic orbitals, to form new set of orbitals is called hybridization, and the new orbitals formed are called hybrid orbitals. तो सेम एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करने के प्रोसेस को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, और सेम एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करने पे जो न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स मिलते हैं, उन न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स को क्या बोलोगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जैसे ऐसे समझो कि कार्बन एक एटम है। अब कार्बन एटम में वैलेंस शेल इसी देखोगे तो 2s है और 2p है, 2s2 2p2, ये कॉन्फ़िगरेशन है। अब जैसे कार्बन के 2s s सबसेल, तो s सबसेल में तो एक ही ऑर्बिटल है, लेकिन p सबसेल में बच्चों कितने ऑर्बिटल्स हैं? 3। तो कार्बन के एक s और एक ही p को अगर आप मिक्स करोगे तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगी sp। मतलब जो 3p ऑर्बिटल्स कार्बन के थे, 2p था ना, तो 2p में 2px भी है, 2py भी है, और क्या है, 2pz भी है, लेकिन 2s में तो एक ही ऑर्बिटल है। तो कार्बन के एक 2s तो एक ही है ही, और एक 2px 2py 2pz में से कोई एक। तो कार्बन के 2px 2py 2pz में से किसी एक को आप कार्बन के 2s के साथ मिक्स कर दोगे तो हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा sp। ठीक है। सिमिलरली अगर कार्बन के 2x को 2px और 2py के साथ, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 2px और 2py के साथ ही, मैं ये कह रहा हूं कि कार्बन के 2s को 3 में से किसी 2 p ऑर्बिटल्स के साथ मिक्स करोगे, किसी दो, वो दो आपका px py हो सकता, px pz हो सकता, या py pz हो सकता। मैं बस इतना बोल रहा हूं कि कार्बन के 2x को आपको कितने 2p के साथ मिक्स करना है? 2 2p के साथ। कौन से दो? ये फिक्स नहीं, किसी भी दो के साथ, तब हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा sp2। क्योंकि s तो एक ही बार लिया था, 2s एक ही था, लेकिन p कितने बार लिया था? 2 बार, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सिमिलरली अगर कार्बन के 2s को तीनों 2p के साथ मिक्स कर दोगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाएगा?
sp3, तीनों कहने का मतलब 2px भी हुआ, 2py भी हुआ और 2pz भी हुआ। तो यही इंटरमिक्सिंग है, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एटम्स जनरली ऑफ वैलेंस शेल to form new set of orbitals is known as hybridization and the new orbitals formed are called hybrid orbitals। इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, वहां पे सब बातों को लिखेंगे, यहां अब उसको लिखने लगेंगे तो फिर तो ये चीजें पीछे छूट जाएगी। तो केमिकल बॉन्डिंग में जहां इसकी जगह होगी इन बातों को पढ़ेंगे। वैसे मैंने पूरी बात को एक्सप्लेन, तो लिखा कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एन एटम पे भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिपेंड करेगा। तो इसको लिख लो, एज द परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीजेज, अपवर्ड एरो दे दिया इंक्रीजेज के लिए, इन हाइब्रिड ऑर्बिटल, इन हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑर्बिटल कॉमा इट्स electronegativity also increases, its electronegativity also increases। जैसे मान लो कि ये आपका कार्बन था, कार्बन, कार्बन की वैलेंसी बच्चों आप जानते हो 4, कार्बन इज टेट्रावैलेंट। ओके, ये आप स्कूल केमिस्ट्री में भी पढ़ के आए हो। बाकी टेट्रावैलेंट क्यों होता, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए, क्योंकि इसके वैलेंस सेल में 2s2 2p2 है। 2s2 2p2 कहने का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, चारों को शेयर करेगा तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, ऑक्टेट पूरा करके ये स्टेबिलिटी गेन करेगा। तो इसीलिए कार्बन इज टेट्रावैलेंट। कार्बन एटम है तो उसकी वैलेंसी हमेशा कितनी होगी 4। ओके, तो ये 4 सिंगल बॉन्ड, एक एक लाइन दिखाया है मतलब सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो यहां कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। मैं यहां पे हाइब्रिडाइजेशन लिख रहा हूं, यहां पे लिखा हाइब्रिडाइजेशन, पूरा लिख देते हैं हाइब्रिडाइजेशन। जैसे लिखा sp3, अब sp3 इसको क्या पढ़ोगे sp3। ओके, 3 जो आया वो ऊपर लिखा गया। अब sp3 देख के आपको समझ में आ गया कि s 1 टाइम है, और 1 टाइम होने के पीछे रीजन यही है कि किसी भी सेल का s सब सेल है तो उसमें ऑर्बिटल कितना है 1, और p में मैक्सिमम ऑर्बिटल 3 है, तो एक s और 3 p को मिक्स करने से क्या मिला होगा sp3। तो किसी एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ, sp2 हुआ, sp हुआ। sp2 का मतलब अभी बहुत देर तक एक्सप्लेन किया कि sp2 का मतलब एक s के साथ 2 p का मिक्सिंग, 2 p ऑर्बिटल्स को मिक्स किया। वैसे ही sp का मतलब हुआ कि एक s के साथ एक ही p ऑर्बिटल को मिक्स किया, तब sp हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो यहां एक s और 3 p मिलके 100% है, तो अब यदि यहां पे हम परसेंटेज s कैरेक्टर देखें तो परसेंटेज s कैरेक्टर, s कैरेक्टर CHAR कैरेक्टर, तो देखो कितना हो गया, एक s 3 p, मतलब टोटल 4 था और चारों मिलके कितना परसेंट था 100%। तो s कैरेक्टर एक ही s था तो उसका कैरेक्टर कितना हुआ, 4 ऑर्बिटल मिला करके कैरेक्टर कितना है 100%, तो एक ऑर्बिटल का कैरेक्टर कितना हो गया 25%। अब यहां p कैरेक्टर पूछा जाता, अगर पूछा जाता तब आप कहते कि 75% हुआ। यह समझ गए ना। अब आओ sp2 है तो एक s है और 2 p है, ठीक है, और तीनों मिला करके 100% है। अब 3 मिलके 100% है तो एक के लिए कितना परसेंट हुआ, तो 100 डिवाइडेड बाई 3, एंड 100 डिवाइडेड बाई 3 तो क्या मिल गया बच्चों 33.33। तो यहां पे आया s कैरेक्टर 33.33%। अगर sp रहेगा तो sp में एक s और एक p है, मतलब टोटल ऑर्बिटल्स कितने हैं 2 को मिक्स किया गया था, एक s और एक p, और दोनों मिलके कितने परसेंट 100%। तो s की कैरेक्टर कितनी हो गई
50%। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर sp3 से sp में आए तो क्या दिख रहा है आपको? इंक्रीज कर रहा है। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या हो गया? इंक्रीज किया। तो दिस इंप्लाइज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। जैसे मान लो कि ये कार्बन है, कार्बन ये कार्बन है। हर जगह कार्बन पे आप देखोगे तो चार चार बॉन्ड है, यहां 4 बॉन्ड, यहां भी 4 बॉन्ड, यहां 4 बॉन्ड। अब यहां जो चारों बॉन्ड है बच्चों वो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का नाम आपने स्कूल केमिस्ट्री में सुना होगा, एक एक लाइन से डिनोट किया हुआ है, मींस ये क्या है? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अब यहां देखो एक जगह 2 लाइन दिया हुआ है, तो इसको क्या कहोगे? डबल कोवैलेंट बॉन्ड। तो इस कार्बन में एक डबल कोवैलेंट बॉन्ड है और 2 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। और इस कार्बन में देखो, हाँ यहां भी टोटल बॉन्ड्स 4 हो गए, वहां तो 4 थे ही। यहां पे देखो तो कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड बनाया है और एक सिंगल बॉन्ड बनाया है। ठीक है, टोटल बॉन्ड्स की संख्या 4 हो गई। ये 3 लाइन का मतलब ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, एक लाइन का मतलब सिंगल कोवैलेंट। तो ये कार्बन अलग अलग दिखाया। एटम कौन है? कार्बन ही है। अब मैं यहां हाइब्रिडाइजेशन लिख दिया। अब इसको आप ये नहीं कहोगे कि ये कैसे आप लिख दिए, इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन, तब आएगा। फिलहाल लिख रहा हूं मैं कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन, वहां तुम भी सीख जाओगे कि क्या हाइब्रिडाइजेशन हुई। sp3 हुई, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हुई और इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp हुई। एटम क्या था? कार्बन ही था, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन बदल रहा है। sp3 पहले था, तब sp2 हुआ, तब क्या लिखा? sp। तो अब इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखोगे तो sp3 कार्बन की सबसे कम हुई, तब sp2, तब sp। तो ये रहा कि जो फैक्टर्स थे तो 4 फैक्टर्स की बात हुई। एक देखा साइज, जब टॉप से बॉटम ग्रुप में आएंगे तब जनरली क्या हो रहा था? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घट रही थी। दूसरा फैक्टर मैं बोल रहा हूं, देखे हम लोग जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव की चर्चा तब करते थे जब पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते थे। तो लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाने पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। तीसरा फैक्टर हम लोगों ने देखा ऑक्सीडेशन नंबर। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर किसी एटम का बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। और निगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो रही थी? घट रही थी। और चौथा फैक्टर अभी अभी डिस्कस किया हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिड ऑर्बिटल में अगर एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी। एटम वही रहेगा, उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल में एस कैरेक्टर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ते जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर कि एज द परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीजेज इन हाइब्रिड ऑर्बिटल इट्स इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आल्सो इंक्रीजेज। अब इसी बात को आपको घुमा के पूछा जा सकता, जैसे कोई कहे कि परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ने पे हाइब्रिड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे क्या इंपैक्ट होगा। तो अभी आपने देखा था एस कैरेक्टर का सीखा कि ये बढ़ रहा था तो en बढ़ रहा था। अब पी कैरेक्टर यहां से देख लो कि यहां जब s 25% है तो बाकी जो बच गया वो क्या है? पी कैरेक्टर। तो पी कैरेक्टर यहां पे कितना है बच्चों? 75%, 75%। यहां पे 33.33% एस कैरेक्टर है। तो पी कैरेक्टर सर्टेनली 66.67% हुआ। तो पी कैरेक्टर 66.66% या 67%। यहां एस 50% तो पी भी क्या हुआ? 50%। तो यहां 75% पी, यहां 66.67% और यहां 50%। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यहां से यहां आने पे बढ़ रही थी, लेकिन पी कैरेक्टर यहां से यहां आ रहे हो तो क्या हो रहा है? घट रहा है। तो पी कैरेक्टर के साथ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का रिलेशन भी जान गए आप कि पी कैरेक्टर बढ़ने पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी? घटेगी। तो यहां पे इस बात को भी लिख देते हैं
electronegativity directly proportional to s character in hybrid orbital, in hybrid orbital, or inversely proportional to p character in hybrid orbital, orbital एच वाई बी डॉट हाइब्रिड हो गया। ठीक है, अब इसको बॉक्स में घेर दिया। ठीक है, अब कितना, अब आओ बच्चों, इरेगुलरिटी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की। ऐसे इन जनरल आपने पढ़ा कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज करेगा और ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पे डिक्रीज करेगा। तो फर्स्ट इरेगुलरिटी, noble gases, noble gases have very low En, very low En। ये पहले भी डिस्कस कर चुका मैं कि नोबल गैस नॉर्मली बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेते हैं, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को डिफाइन किया था टेंडेंसी टू अट्रैक्ट और टू पुल शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इन ए कोवैलेंट बॉन्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो चूंकि पीरियड के राइट में, सबसे राइट में, कोई भी पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो सबसे राइट में कौन है? नोबल गैस है। तो नोबल गैस का चूंकि सबसे लास्ट में वो है, सबसे राइट में वो है, और पीरियड में आपने देखा कि लेफ्ट टू राइट जाने पे ईएन बढ़ रहा था, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे जब बढ़ रहा था तो सेम पीरियड में सबसे ज्यादा तो होना चाहिए था ट्रेंड के मुताबिक नोबल गैस का ही, लेकिन नोबल गैस के बारे में आपने सीखा कि है वेरी लो ईएन। तो ये क्या हुआ? इरेगुलरिटी। क्योंकि ट्रेंड के मुताबिक लेफ्ट टू राइट तो बढ़ रहा था, और सबसे लास्ट में, सबसे राइट में जब नोबल गैस है तो उसी का सबसे ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन है क्या? सबसे कम या बहुत कम, या यूं कहो कि नोबल गैसेज के लिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की चर्चा नहीं करते। तो ये एक इरेगुलरिटी हुआ। दूसरा इरेगुलरिटी हुआ 13th ग्रुप, बहुत ही इंपॉर्टेंट इरेगुलरिटी ये भी। अब 13th ग्रुप आपको याद आया होगा कि फर्स्ट एलिमेंट बोरॉन था, इस ग्रुप को बोरॉन ग्रुप भी कहते हैं, तो इसके एलिमेंट्स को लिखा बोरॉन। ईएन वैल्यू बगल में लिखते जा रहे हैं। बोरॉन का अभी फिर से आपको रिकॉल कराया कि सेकेंड पीरियड का है, लिथियम की 1 थी, बेरिलियम 1.5, बोरॉन 2, तो यहाँ 2 हो गया। अल्मुनियम इसके नीचे था 1.5, अब इसके नीचे था गैलियम, इसकी ईएन वैल्यू 1.6, गैलियम के बाद था इंडियम, इसकी ईएन वैल्यू 1.67, और उसके नीचे था थैलियम, इसकी ईएन वैल्यू 1.8। तो पाउलिंग स्केल पे जो 13th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को मैंने लिखा, बोरॉन 2, अल्मुनियम 1.5। तो यहां से यहां आए हो तो ये क्या हुआ है? डिक्रीजेज, ईएन डिक्रीजेज। ठीक है बच्चों, अब आओ, ग्रुप में यही पढ़े थे कि ऊपर से नीचे आने पे घटना चाहिए, तो बोरॉन से अल्मुनियम में आने पे तो घटा है, लेकिन अब अल्मुनियम से गैलियम में आए तो थोड़ा सा बढ़ा, 0.1 से बढ़ गया। तो ये रेगुलरिटी है या इरेगुलरिटी है? इरेगुलरिटी, क्योंकि ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे क्या होना चाहिए था? घटना चाहिए था। यहाँ क्या हो रहा है? बढ़ा। फिर गैलियम से नीचे जाओ इंडियम में, फिर क्या हुआ? बढ़ा। फिर इंडियम से थैलियम में आओ, फिर क्या हुआ? बढ़ा। तो यहां से जब यहां आ रहे हो तो ईएन मार्जिनली, ऐसे लिख देते हैं, मार्जिनली माने थोड़ा सा, मार्जिनली ईएन क्या हो रहा है? यहां से यहां, अल्मुनियम से थैलियम में मार्जिनली बढ़ रहा है। तो यही इरेगुलरिटी हुआ। और ये क्यों हुआ?
तो यहां सारी प्रॉपर्टीज इस ग्रुप में इरेगुलर हुई है। और ये एटॉमिक साइज पढ़ते समय, पीछे वाली लेक्चर्स में देखोगे तो एटॉमिक साइज पढ़े थे हम लोग। एटॉमिक साइज पढ़ते समय यहां पे पढ़ाया गया, इनके साइज में भी जो अल्युमिनियम का साइज था वो इवन गैलियम के साइज से कंपेरेबल था। इनफैक्ट गैलियम के साइज से अल्युमिनियम का ही साइज बड़ा था। तो यहां लिख दिए ड्यू टू, ये क्यों हुआ इसके बारे में भी लिख दिए, डिस्क्रिपेंसीज, अनियमितता, डिस्क्रिपेंसीज इन एटॉमिक एटीडॉट, एटॉमिक साइज। ओके